Assalamu alaikum. My name is Shafqatullah. We are discussing learning to think. In our last discussion in Unit 3.3, we introduced certain fallacies about thinking. And in this unit, which is Unit 3.4, we are looking at various fallacies about critical thinking. So, just to review, a fallacy is a technical flaw which makes an argument unsound or invalid. यानी कि थिंकिंग प्रोसेस के अंदर ये एक टेक्निकल फ्लॉ है। तो जब हम थिंकिंग करते हैं, बेसिकली किसी ने कोई कुछ हमें कहा, उसको हमने मान लिया, या अपने जहन में कोई आर्गुमेंट आया और उसको उस पर हमने फैसला किया। दोनों की दोनों में हम उस आर्गुमेंट पर चाहे चंद सेकंड्स के लिए, चाहे आधे सेकंड के लिए गौर करते हैं, यानी कि फिक्र करते हैं, सोचते हैं। थिंकिंग का प्रोसेस होता है। सो आर्गुमेंट हमें तो हम मान लेते हैं या नहीं मानते हैं। तो ना मानने का डिसीजन लेते हैं या मानने का डिसीजन लेते हैं। तो हमारे डिसीजंस आर्गुमेंट्स पर बेस कर रहे होते हैं। तो जब हम सोचते हैं तो उसमें हम डिसीजंस लेते हैं और आर्गुमेंट का उसमें बड़ा अहम रोल होता है। अब आर्गुमेंट अगर सही है या नाकिस है, यानी कि अनसाउंड है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई फैलेसी मौजूद है। लेकिन जनरली हम लोग फैलेसिस पर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्लियरली थिंक नहीं कर रहे होते हैं, हम क्रिटिकली थिंक नहीं कर रहे होते हैं, हम उसको इवैल्यूएट नहीं करते। लेकिन अगर हम क्लियर थिंक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो हमें फैलेसीज नजर आ देंगे। फैलेसी है इसका मतलब वो आर्गुमेंट गलत है, इसका मतलब है कि हम जो डिसीजन उसके बेसिस पर लेंगे वो सही नहीं होगा। सो अगेन ये रिव्यू है। इट इज अ मिस्टेकन बिलीफ, that means a fallacy is a mistaken belief, especially when based on unsound arguments. So arguments which contain fallacies are described as fallacious. तो एक आर्गुमेंट के अंदर फैलेसी होगी और वो आर्गुमेंट बताते खुद fallacious होगा। अगर वो फैलेसी नहीं होगी तो करेक्ट आर्गुमेंट होगा, वैलिड आर्गुमेंट होगा, साउंड आर्गुमेंट होगा, सही आर्गुमेंट होगा। लेकिन अगर उसमें फैलेसी होगी तो फिर अनसाउंड इनवैलिड होगा, जिसको हम कहते हैं fallacious आर्गुमेंट। They often appear valid and convincing. ये बड़ी मजे की बात है कि वो हमें आसानी से पता नहीं लगता। इस तरह से बोले जाते हैं, इस तरह से कहे जाते हैं, वरना जो आसानी से हमें पता लग जाए तो हम कहेंगे ये तो गलत बात है। सो जनरली वो कन्विंसिंग होते हैं, इसीलिए अक्सर लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं। वो दूसरे, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे कोई सेल्समैन हो, चाहे कोई बॉस हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई अदर फैमिली मेम्बर हो, मोहल्ले वाला हो, कोई भी हो, वो जानबूझ करके अनजाने में फैलेशियस आर्गुमेंट प्रेजेंट करते हैं। हम उनको सही मान लेते हैं और उसके बेसिस पर हम एग्री कर लेते हैं। एग्रीमेंट एक हमारा डिसीजन है। तो हमारी थिंकिंग जो है वो क्लियर नहीं होगी अगर हम फैलेशियस आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे या फैलेसिस को पॉइंट आउट नहीं कर सकेंगे। क्लियर थिंकिंग कहती है, क्रिटिकल थिंकिंग का तकाजा यह है कि हम अच्छी तरह से इवैल्यूएट करें ताकि फैलेसिस को देख सकें। So sometimes only close inspection reveals the logical flaw. That's why close inspection, that means critical thinking, that means clear thinking. So हमने जैसे बात की, हम एग्जांपल्स देखेंगे कुछ फैलेसीज के इसके अंदर। एक फैलेसी है विशस सर्कल। विशस के माने है मूजी कह लें आप, या खराब कह लें, या शैतानी कह लें। विशस सर्कल शैतानी चक्कर, अगर हम इसका उर्दू तर्जुमा करें। So if you are in a vicious circle, you are in a situation in which the solution to one problem becomes the cause of another one, and the solution to that one causes the first problem to occur again. एक चक्कर में घुमा रहे हैं, खामोखा का एक आर्गुमेंट से दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, वो सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन का आर्गुमेंट बन जाता है, सॉरी, एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन का कॉज बन जाता है। इस तरह से चलता रहता है और फिर वापस हम सेम पॉइंट पर आ जाते हैं। इसके एग्जांपल से देखते हैं। इफ आई क्विट सिगरेट्स आई पुट ऑन वेट, एंड इफ आई पुट ऑन वेट आई गेट डिप्रेस्ड, एंड इफ आई गेट डिप्रेस्ड आई स्टार्ट स्मोकिंग अगेन,
इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं सिगरेट छोड़ूंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, जब वेट बढ़ जाएगा तो मुझे डिप्रेस हो जाऊंगा, जब डिप्रेस हो जाऊंगा तो डिप्रेशन की वजह से मैं दोबारा स्मोकिंग करूंगा। इसका मतलब है स्मोकिंग नहीं छोड़ने का। अब ये फेलेशियस आर्गुमेंट है क्योंकि विशियस सर्किल में खामोखा घुमा रहा है। अब इसको इंस्पेक्ट करें तो देखें, इफ आई क्विट सिगरेट आई पुट ऑन वेट, व्हाई? इज इट ट्रू दैट quitting smoking increases weight, puts on weight, causes a person to gain weight? इसको चेक करने की जरूरत है। और हर शख्स जिसका वेट ज्यादा है वो डिप्रेस्ड होना लाजमी है, क्यों जरूरी है, थिंग्स लाइक दैट। और हर डिप्रेस्ड बंदा स्मोकिंग जरूर करेगा। तो अब इसमें देखें तो आपको लगेगा कि ये अनसाउंड आर्गुमेंट्स की एक चेन है जो ये बताती है बेसिकली कर रही है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो एक विशेष सर्किल है, एक शैतानी चक्कर में घुमा रहे हैं आपको। तो ये आर्गुमेंट अनसाउंड आर्गुमेंट है, फेलेशियस आर्गुमेंट है, फेलेसिस भरी हुई है इसके अंदर। एक और एग्जांपल देखते हैं, कॉमन बिलीफ। ये तो बहुत ही चारों तरफ पाया जाता है। तो दिस फेलेसी इज उमूमी राय जिसे कहते हैं। दिस फेलेसी इज कमिटेड व्हेन वी assert a statement to be true on the evidence that many other people supposedly believe it. Being widely believed is not a proof or evidence of the truth. तो एक बड़ी मशहूर कहावत है, if a million people say a foolish thing, it is still a foolish thing. तो अगर सब लोग एक गलत बात को सही मान रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बात सही है, वो फिर भी गलत ही है। तो जनरली लोग जो कुछ भी करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ सही हो। तो अगर कॉमनली लोग किसी चीज़ से बिलीव करते हैं कि वो ट्रू है, दैट डजंट मीन इट इज ट्रू। आप फॉर एग्जाम्पल किसी अफ्रीकन कबीले में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि एक छोटा कबीला है, वो एक दरख्त की पूजा कर रहा है और कह रहा है कि ये दरख्त जो है ये गॉड है। चूंकि वहाँ के सारे कबीले वाले उसे गॉड माने, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको माने। So एक और एग्जांपल देखते हैं। At one time, most people in Europe believed that the Earth was the center of the solar system. ये उनका बिलीफ था। ये वो लोग जो इन चीज़ों पर गौर करते थे, अजराम फल्की पर, वो समझते थे कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है। लेकिन जब इस पर इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, एविडेंसेस फाइंड आउट किए, पता चला कि ये फॉल्स है। तो सही क्या है कि सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। सो अब कॉमनली कोई चीज़ बिलीव की जा रही है, इसका ये मतलब नहीं ये ट्रू है। तो चूंकि हर शख्स उसी बात को मान रहा है तो जनरली हम भी उसी बात को मान लेते हैं। तो इसलिए फैलेसीज का पता नहीं चलता। अब अगर हमने स्किल्स डेवलप कर ली है क्लियर थिंकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की, और हम हर चीज़ को क्लियरली इवेल्युएट कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, फैक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, एम्पिरिकल एविडेंसेस देख रहे हैं, फिर डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर हम फैलेसीज को पिन पॉइंट कर लेंगे, चाहे वो हमारे अपने आर्गुमेंट की फेलेसी हो, चाहे किसी और के आर्गुमेंट की फेलेसी। ड्यूबियस अथॉरिटी, ये भी हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। हर शख्स डॉक्टर बना हुआ, हकीम बना हुआ है, इकोनॉमिस्ट बना हुआ है, और अब वो हमसे उम्र में बड़ा है या कोई किसी खास चीज़ में वो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दूसरी चीज़ में भी अच्छा हो। सो इट्स अपील टू एन एक्सपर्ट हु इज नॉट एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन सेड अबाउट से सम डिजीज, तो भाई आइंस्टाइन तो एक फिजिसिस्ट था, फिजिक्स में उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली वो उसमें अथॉरिटी है। लेकिन इंसानी बीमारियों का तो वो डॉक्टर नहीं था, उसकी तो वो अथॉरिटी नहीं थी, तो उसको हम अथॉरिटी नहीं मान सकते। अब और देख ले, अनआइडेंटिफाइड अथॉरिटी, ये बड़ा कॉमन है, खासकर सोशल मीडिया के उसमें और जो लेमन प्रेस में आता है। स्टडीज शो दैट, अब चूंकि लिखा हुआ स्टडी शो दैट लोग मान लेते हैं, कौन सी स्टडी, किस स्टडी की बात कर रहे हैं? आपने ऑथेंटिकेट कर दिया स्टडी लिख करके, किसी ने, सॉरी, लेकिन क्या वो वाकई उसमें किसी स्टडी का हवाला दिया गया था? अगर नहीं दिया गया था तो फिर ये बेसिकली डूबियस होता है। डूबियस मीन्स डाउटफुल, शक से भरी हुई है, इसको चेक करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स एग्री डेट, विच एक्सपर्ट, कहाँ पर लिखा है, किस जगह हमें पता चला कि एक्सपर्ट इससे एग्री करते हैं, कौन कौन से एक्सपर्ट है? जब अदरवाइज इस तरह की चीज़ें लिख करके लोग दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और लोग कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि वो फैलेसी को देख नहीं सकते। साइंस सेज, अब साइंस ने, सेज का क्या मतलब है? साइंस ने कहाँ कहा है? कोई पब्लिकेशन हुई है, कोई रिसर्च हुई तो उसका हवाला दिया जाए। और फिर हम कहते हैं कि एवरीबडी नोज, हर एक को पता है कि ये ऐसा है, हर एक को पता है कि फला चोर है या फला बहुत ईमानदार है या फला बेवकूफ़ है। हर एक मतलब कौन?
इसको चेक कर सकते हैं किसकी बात कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं, आपके पास कैसे डेटा मौजूद है कि हर एक को पता है, थिंग्स लाइक दैट। तो डूबियस अथॉरिटी को डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए कि भाई तो पता चल जाएगा, या तो हवाला मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ नहीं ये करेक्ट आर्गूमेंट है या इनकरेक्ट आर्गूमेंट। अटैकिंग स्ट्रॉ मैन। सो a straw man is a common form of argument and is an informal fallacy based on giving the impression refuting an opponent's argument while actually refuting an argument that was not presented by the opponent। अच्छा लंबा जुमला इसको देख लेते हैं। रिफ्यूट माने गलत साबित करना, किसी का आर्गुमेंट है आप उसको गलत साबित करें कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है इसलिए आपका आर्गुमेंट गलत है, तो सही बात है। हम एक आर्गुमेंट है, अगर उसमें कोई खराबी है गलती है तो उसको गलत साबित किया जा सकता है। अटैकिंग स्ट्रॉमैन का मतलब कि एक्चुअली वो दिखा तो रहे कि आपके आर्गुमेंट को गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो किसी दूसरे आर्गुमेंट को गलत साबित कर रहे हैं और इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि आपको दे रहे हैं। अक्सर आप टॉक शोज वगैरह टीवी देखते हो उसमें ऐसे ही होता है, घरों में ऐसा होता है, रिश्तेदारों में ऐसा होता है, किसी और बात के ऊपर चले जाते हैं। तो इसीलिए इसको एक नाम दिया कि स्ट्रॉमैन, नॉट मतलब स्ट्रॉ से बना हुआ, घास से बना हुआ इंसान उसके प्रोटेक्ट करे, ना कि जो सामने इंसान बैठा हुआ उसके ऊपर। एग्जाम्पल देखते हैं। दोज हु फेवर गन कंट्रोल लेजिस्लेशन just want to take all guns away from responsible citizens and put them into the hands of the criminals। अब गन कंट्रोल लेजिस्लेशन की बात हो रही है कि गन का कंट्रोल किया जाए तो किसके पास होनी चाहिए किसके पास नहीं चाहिए, हर एक के पास लाइसेंस चाहिए, बगैर लाइसेंस के नहीं कर सकते, इस तरह की लेजिस्लेशन होगी। यानी कि लॉ बनेगा, कोई ऐसी बात कर रहा है तो हम उस आर्ग्यूमेंट में कह सकते हैं ना कि भाई आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हैं कि क्यों कंट्रोल की जरूरत है, उसको इवेल्युएट करें तो बात समझ में आती है। अब आप कह रहे हैं कि उनका मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनके हाथ से गन निकाल ले और क्रिमिनल के हाथ में दोनों यही दें। अब ऐसी तो बात की नहीं थी उन्होंने, तो अक्सर इस तरह की चीजें करके अगले को गलत साबित किया जाता है। ये आप बराबर में भी कॉमिक में एग्जाम्पल देख सकते हैं, कॉमिक स्ट्रिप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक इसमें से साइंटिस्ट कह रहा है कि चूंकि मैंने तो इस पर अच्छा खासा काम किया, इस रिसर्च पेपर में मेरी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे भी वैसे ही क्रेडिट मिलना चाहिए जैसे फर्स्ट ऑथर के मिलते हैं ना। एक मेन ऑथर होता है, एक सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर, मेन ऑथर को फर्स्ट ऑथर कहते हैं। तो दूसरे साहब कह रहे हैं कि सो फेम इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू देन साइंस, तुम्हें शोहरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस के मुकाबले। हालांकि ऐसी तो उसने कोई बात ही नहीं की थी, उसने शोहरत की तो बात ही नहीं की थी, उसने क्रेडिट की बात की। तो जब वो बंदा बोलता है कि व्हाट आई डिडंट से दैट, मैंने भी नहीं कहा, पहले अच्छा तो इसका ये मतलब है कि मैं सठिया गया। अब उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं उसके आर्गुमेंट पर, एक्चुअली उसके आर्गुमेंट को तो आप रिफ्यूट कर ही नहीं रहे, आप बस किसी और बात को सामने करके ऐसा जैसे कि उसने कहा है और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करें। और ऐसा अक्सर हो जाता है, और खासकर वो लोग जो जरा ऊंची आवाज में बोलते हैं या बदतर पोजीशन है, कमांडिंग पोजीशन में होते हैं दूसरों को दबाने के लिए, या इनके पास नॉलेज नहीं होती लेकिन फिर भी दूसरों को दबाना है, तो ये वाला आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं अटैकिंग अ स्ट्रॉ मैन। पिटी एंड अदर इमोशनल अपील्स, ये तो बड़ा कॉमन है। अब जैसे भाई जो लोग ठीक मानते हैं चाहे वो प्रोफेशनल बेगर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसा ऐसा नजर आते हैं कि आपको उन पर तरस आ जाए, पिटी आ जाए। सो अब इमोशनल अपील, लोगों को कि इमोशंस के साथ खेल करके उनको करना, तो अक्सर सेल्स में लोग ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्समैन है, एक प्रोडक्ट को बेचना है उसको, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि उसको जाकर के बताए, अपने कस्टमर को कन्विंस करे, अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटीज बताए, और जो दूसरे कंप्यूटर प्रोडक्ट है उनसे कंपेयर करके उसको सेल करें। अब अगर वो कहता है कि प्लीज़ ये प्रोडक्ट ले ले वरना जो है मेरी नौकरी चली जाएगी, अब ये पिटी यूज़ कर रहे हैं, इमोशनल अपील यूज़ कर रहे हैं। बाद लोग इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, बाद बैंक के वो होते हैं, क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, प्लीज़ ले लें, देखें ये हो जाएगा हो जाएगा। अब इस बेसिस पर अगर हम बात उनकी मान ले तो वो तो फिर कामयाब हो गए और हम नाकाम हो गए। हमें तो एक डिसीजन लेना चाहिए, तो हमें ये देखना, डिसीजन लेना चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो अब क्लियर थिंकिंग का तकाजा है कि इसके तरह हम दिखा रहे हैं कि वो हमारे इमोशन से तो नहीं खेल रहा है ना, अपने आप को पिटीफुल बनाकर तो पेश नहीं कर रहे हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ आई एम अ सिंगल, पुलिस वाले ने किसी खातून को चलाते हुए रोका, या आई डोंट नो खातून ने हस्बैंड जो भी गाड़ी चला रहे हैं उनको रोक लिया और उनको चालान कर रहे हैं, तो वो कहते हैं आई एम अ सिंगल पेरेंट सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ माई चिल्ड्रेन।
If you give me this traffic ticket, that means चालान, I will lose my license and be unable to drive to work. अब ये पाकिस्तान को शायद यूज नहीं करेंगे, इंटरनेशनली ऐसा हो जाता है। अब पुलिसमैन का काम क्या था कि जैसे गलत, पुलिसमैन का काम ये है कि किसी ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की है तो आप उसका चालान करें। अब अगर वो कहेगा हाँ यार ऐसा हो जाएगा तो और वो छोड़ दें, तो हर क्रिमिनल जो भी किसी के तो छोटा क्राइम है, बड़ा क्राइम भी कोई कर सकता है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इसका मतलब पुलिसमैन ने अपना काम सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने जो डिसीजन लिया है वो रैशनल नहीं लिया है, वो लॉजिकल नहीं लिया है, फैक्ट के बेसिस पर नहीं लिया, बल्कि जो एक फेलेशियस आर्गुमेंट पे ले लिया, जो कि पिटी बेस्ड था, इमोशनल अपील थी इसके अंदर। Pseudo questions. What does it mean? Pseudo questions means questions that lead to nowhere. ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें लोगों को फंसा दें आप, उस क्वेश्चन का कोई जवाब ना बन पाए और फिर आप लोगों को घुमा दें उसके अंदर और फिर अपनी बात मनवा लें। या कोई और, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आमिल वगैरह इस टाइप के लोग बहुत इस तरह से कर रहे होते हैं। बास जो तज्जियाकार है, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जिनकी नॉलेज अच्छी नहीं, वो भी ऐसा कर रहे होते हैं। हाउ इज द माइंड रिलेटेड टू द बॉडी? अब बंदा, अब ये इस क्वेश्चन पर बंदा फंस गया, उसके जवाब नहीं बन पा रहा और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को कुछ और कह करके साबित कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन करना जो रियल क्वेश्चन है नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है नहीं, और उन क्वेश्चन से लोगों को फंसा करके उसे बात मनवा लेना या उनको गलत साबित कर देना। Prejudiced arguments with a biased, हमने बायस की तरह खामखा ज़हनी झुकाव किसी तरफ। जिम बेकर was an insincere Christian, therefore all Christians are insincere. अब ये क्या बात होती है कि अगर एक क्रिश्चियन इनसिंसियर है तो तमाम क्रिश्चियंस को इनसिंसियर समझना शुरू करते हैं। एक फॉर एग्जांपल हम ये तो चले क्रिश्चियनिटी की बात होगी, किसी भी मजहब की बात करते हैं, किसी की भी कि जी एक पहाड़ी बंदा या एक फला कबीले का बंदा जो है चोर है तो सारे के सारे वहाँ के चोर होंगे। तो ये तो हमने उन तमाम लोगों को चोर साबित कर दिया बेस्ड ऑन वन पर्सन। एक एग्जाम्पल से करते हुए हमने एक जहन बनाया हुआ था, हमें उनको चोर साबित करना था, तो हमने एक एग्जाम्पल कर दिया। क्योंकि ऑलरेडी हम बायस्ड हैं उसके खिलाफ, तो हमें साबित करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, तो हमने एक छोटा सा एविडेंस देकर सबों को करने की कोशिश की, और कुछ लोग इससे कन्विंस भी हो जाते हैं, जबकि ये फेलेशियस आर्गुमेंट, फॉल्स डिलेमा। अब ये क्या चीज है, इसमें इसको हम इधर और फेलेसी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इधर और होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो अब है क्या कि इसको हमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, चूज करें, दोनों एक्सट्रीम है। अब या तो हाँ या ना, दो एक्सट्रीम की बात करें, दरमियान की भी तो कोई और भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। दो ही चॉइस दिया और उनमें से किसी एक को चुनना जरूरी है। तो अक्सर लोग उसमें फंस जाते हैं, एक को मान लेते हैं, जबकि हर वक्त दो एक्सट्रीम की जरूरत नहीं होती, हाँ ना के दरमियान में भी कोई चीज नहीं। जैसे women need to be either brilliant or beautiful to survive in this world। ना ये अहमकाना से हुआ है कि बहुत ब्रिलियंट ना हो तब भी कोई इंसान सर्वाइव कर सकता है, बहुत खूबसूरत ना हो तब भी सर्वाइव कर सकता है, बहुत खूबसूरत होकर के भी वो फेल हो सकता है, बहुत ब्रिलियंट होकर भी कोई गलतियाँ कर सकता है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, और वो ना शायद बहुत ब्रिलियंट ना हो, शायद बहुत ब्यूटीफुल ना हो। ये औरतों को बेसिकली में कुछ तो कीड़ा उछालने के लिए और कुछ खामी ढूंढने के लिए इस तरह के आर्गुमेंट दिए गए हैं, थिंग्स लाइक दैट, उनके किरदार पर उंगली उठाने के लिए। तो यहाँ पर इसके अलावा भी और फेलेसीज हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन और इम्पोर्टेंट फेलेसीज हैं। आपको करना यह है कि इनको दोबारा से अच्छी तरह से स्टडी करें, इनके लिए एग्जाम्पल ढूंढें। जितने एग्जाम्पल आप ढूंढते जाएंगे उतने आप इसमें क्लियर होते जाएंगे। I hope the points are clear. Thank you very much.